अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फो बाय इजाज़। मैं आज आपके सामने ऐसे शख्सियत को लेके आया हूँ। वैसे तो मेरा आपको पता है कंप्यूटर से रिलेटेड लेक्चर्स चल रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन मेरा जॉब का भी है। मैंने जैसे कि चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। तो मुनव्वर भाई मेरे सामने तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने मुझे टाइम दिया स्पेशल। मैं इनका भी पर्पज़ यही है कि आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आपको बताएँ। रिसेंटली मुनव्वर भाई जो है ना वो जीबी सेक्रेटेरिएट में एफपीएससी के थ्रू माशाल्लाह बीएस 16 पे लगे हैं। तो ये अपने तमाम तर एक्सपीरियंस, स्टडी बैकग्राउंड, जो भी चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में किया और यहाँ तक आया वो सारा आपसे शेयर करेंगे। तो मुनव्वर भाई प्लीज़ आप मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दीजिएगा कि आपकी जो स्टडी बैकग्राउंड क्या थे, आपने कहाँ से स्टडी की थी, आप प्लीज़ मेरे से थोड़ा शेयर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। तो जहाँ तक मेरे स्टडी बैकग्राउंड की बात है तो मैंने अपनी स्कूलिंग उसको पब्लिक स्कूल युल्तर स्कर्दू से की है। उसके बाद जो है मैंने मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट उसा कॉलेज इस्लामाबाद से किया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला से। तो ये मेरा जो एजुकेशनल जर्नी थी। सही सर। आपकी जो स्टडी बैकग्राउंड है वो आपकी स्कर्दो से, जैसे आपने स्कर्दो से बताया, आपकी मेन जो इनिशियल आपकी प्राइमरी मिडिल वगैरह वो आपकी स्कर्दो से हैं। काइंडली आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कि माशाल्लाह आप एफपीएससी के थ्रू 100% आप मेरिट पे आए हैं। ये एक ऑनर की बात होती है। बंदा अपनी कॉन्फिडेंस के साथ जॉब की तैयारी करके, वो भी बीएस 16 लेवल पे, और स्पेशली एफपीएससी में 16 से ऊपर ही होता है, एफपीएससी के थ्रू आते हैं तो उसकी एक अलग जो है ना गुडविल होती है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और स्पेशली जीबी में। तो काइंडली आप हमारे ऑडियंस के साथ, स्पेशली आजकल जॉबलेस बहुत ज़्यादा हैं, ये आप और मैं दोनों जानते हैं। तो आप मुझे काइंडली जो एफपीएससी में आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से आपने कहाँ से इसकी तैयारी वगैरह की थी, हमसे ज़रा थोड़ा शेयर कर लीजिएगा। ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो मैंने भी बहुत से जो जॉब होल्डर हैं एफपीएससी के थ्रू, जब मैं खुद तैयारी कर रहा था तो मैं उनसे भी यही पूछता था। तो उनकी तरफ से एक जनरल व्यू दिया जाता था कि आप करंट अफेयर यहाँ से करें, फ़लान यहाँ से करें। तो मैंने इस क्वेश्चंस का जो जवाब है, इसका जो आंसर है, वो मैंने कुछ डिटेल में आपको बताना है। चूँकि जो एपीएससी का पेपर होता है वो 4-5 पोर्शंस पर मुश्तमिल होता है। उसमें सबसे पहले जो है इंग्लिश है, उसके बाद करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है, पाकिस्तान अफेयर्स का होता है, कंप्यूटर का होता है, मैथमेटिक्स का होता है। तो फिर मैं हर पोर्शन का एक अलग जो है सोर्स देने की कोशिश करूँगा ताकि जो है फुली प्रिपेयर्ड हो सके। तो सबसे पहले तो एक एमसीक्यूज़ की एप्लीकेशन है, ऐप है, उसका नाम है पाक एमसीक्यूज़। पाक एमसीक्यूज़ में मुख्तलिफ पोर्शंस बने होते हैं। उसमें करंट अफेयर्स का इंग्लिश का पोर्शन होता है, मैथ्स का पोर्शन होता है, इस्लामियात का, कंप्यूटर का, सारों का पोर्शन होता है। तो जो पहला नंबर जिसको मैंने एज अ रिसोर्स यूज़ किया था ड्यूरिंग प्रिपरेशन, वो पाक एमसीक्यूज़ है। दिस इज़ द फर्स्ट वन। और सेकंड नंबर पर जो है इसी तरह की एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है प्लेनेट एमसीक्यूज़। उसमें भी यही सारे जो पोर्शन हैं वो प्लेनेट एमसीक्यूज़ उसका नाम है, वो वेबसाइट है ये। और जो पाक एमसीक्यूज़ जिसकी मैंने बात की है वो मोबाइल ऐप एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो इंटरनेट अगर होगा तो वो साथ साथ अपडेट होते हैं उसमें क्वेश्चंस। जी जी। जो दूसरे नंबर पर है प्लेनेट एमसीक्यूज़, ये एक वेबसाइट है। गूगल पे जाके आप प्लेनेट एमसीक्यूज़ लिखेंगे तो वो आ जाता है। आप उसमें करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंग्लिश या इस्लामियात सारे उसमें पोर्शंस बने हुए, उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। और जहाँ पे बात आती है मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन की, तो उसके लिए एक वेबसाइट है इंडिया बिक्स, वो भी एक वेबसाइट है। उस पर मुख्तलिफ क्वेश्चंस दिए होते हैं, एवरेज से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड दिए होते हैं। उसके अलावा जो है वो सम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन वगैरह से, जैसे कि हम दे रहे थे तो उसमें पढ़ा उसका अच्छा वाला पोर्शन हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन से रिलेटेड आए थे। तो ये जो क्वेश्चंस इंडिया बिक्स जो वेबसाइट है उसके ऊपर हैं। आपने क्या करना है, क्वेश्चंस वहाँ से उठाने हैं, उठाने के बाद उसकी आपने प्रिपरेशन करनी है, उसका नोट्स बनाने हैं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप उसके फार्मूलाए याद नहीं रख सकते। मैं जॉब एस्पायरेंट्स को यही रिकमेंड करूँगा कि वो जो है वो प्रैक्टिस करें मैथ्स की जितनी ज़्यादा हो सके। तो ये सर आपको यहाँ पे मैं इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ। सर आपका कहना ये भी है कि हम जो है ना मोस्टली आपको पता है बुक्स लेके वो कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब अभी मॉडर्न आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम बुक से हट के जो है ना हमें इंटरनेट की बेस पे, या जैसे आप कहते हैं कि पाक एमसीक्यूज़ हैं, planet.com हैं, या शेयर वार, या और भी आप जैसे आपने पहले भी मेरे से कुछ शेयर किया था, काफ़ी आपने वेबसाइट्स बताए हैं।
लिंक्स बताएं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जॉब की तैयारी के लिए। बिल्कुल, मैं कोई भी बुक को रिकमेंड नहीं करना चाहता। इसकी वजह ये है कि जो बुक्स में इंफॉर्मेशन है, एक तो वो अप टू डेट नहीं होती हैं, दूसरा उसमें जो है गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए मैं बुक आपको रिकमेंड नहीं करना चाहता। कोई भी जो जॉब एस्पायरेंट है वो मुझसे पूछे तो फिर मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि जो टॉपिक्स हैं उसके लिए आप अपने से नोट्स बनाएँ। इसके अलावा इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इंटरनेट में चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। जब मसलन जिस पाक एमसीक्यूज़ की बात मैंने की है वो जो है वो अपडेट होती हैं, अप टू डेट रहती है, जो इसमें करंट अफेयर्स अपडेट हो जाते हैं, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट होती है। इसलिए मैं ये चीज़ रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि बुक पे फोकस करने की जगह पे आप अपना नोट्स बनाएं और इनको जो है मुख्तलिफ जो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो वेबसाइट्स या जो दूसरी चीज़ें मैंने ऐप्स वगैरह शेयर किए हैं आपके साथ, उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। और जो मैं जैसे कि आपको बता रहा था अभी कंप्यूटर का पोर्शन है, उसके लिए मैंने जिस वेबसाइट से हेल्प ली थी वो है एग्ज़ामवीडा। ये भी एक वेबसाइट है, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस कंप्यूटर के डायरेक्टली क्वेश्चंस उठा के एफपीएससी ने कॉपी पेस्ट किए थे एज इट इज़। हालांकि ऑप्शंस जो थे वो भी वही वाले यूज़ किए हुए थे जो एग्ज़ामवीडा में। तो बाकी जो एफपीएससी के मैंने कुछ और भी पेपर्स दिए उनमें भी मेरा ये कंप्यूटर वाला पोर्शन एग्ज़ामवीडा जो वेबसाइट है उससे एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो कंप्यूटर पोर्शन के लिए मैं एग्ज़ामवीडा जो वेबसाइट है उसको रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा जो बेसिक डिफरेंस जो क्रिएट करता है किसी पेपर के मार्क्स में, वो है इंग्लिश का पोर्शन है। 20 नंबर का इंग्लिश का होता है, वो सबसे पहले आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि इंग्लिश की जो बेसिक्स है, ग्रामर है, उसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, इसके अलावा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो फुली आपने प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए मैंने जो चैनल यूज़ किया है, मैंने जो रिसोर्स यूज़ किया वो एक यूट्यूब का चैनल है, उसका नाम मैंने यहाँ नोट किया हुआ है, वो है अमान सर इंग्लिश। अगर आप वेबसाइट यूट्यूब पे जाके अमान सर इंग्लिश अगर आप वहाँ सर्च करेंगे तो उसकी पहले उसकी वीडियो आ जाती है। उसमें उसने कोई 50 से 60 उसने वीडियोस बड़ी घंटे की 1.5 घंटे की उसने बनाई हुई है। अगर किसी बंदे ने एफपीएससी या जो पीपीएससी के या एफपीएससी के केपीपीएससी के एनटीएस के जितने भी जहाँ पे भी टेस्ट होता है इंग्लिश का पोर्शन लाजमी होता है। तो अगर आपने इंग्लिश में कोई 20 में से कोई 15 से ऊपर आपने मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए ये जो चैनल है उसको थोरोली फॉलो करें, क्योंकि इसमें जो बेसिक्स ग्रामर है और दूसरे जो कंसेप्ट्स वो बड़े डिटेल से उसने बताए हुए हैं। तो इंग्लिश के लिए जो मैं रिकमेंड करूँगा चैनल वो है अमान सर इंग्लिश। तो अभी मैंने आपको सारे जो पोर्शंस होते हैं उन सारों के लिए एक एक अलग से मैंने रिसोर्स बताया है, तो आप इन रिसोर्स को फॉलो करेंगे और फुली आप इसके ऊपर फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आप टेस्ट को जो है क्वालिफाई कर एग्जैक्टली मुनव्वर भाई, जैसे हम जानते हैं कि एफपीएससी का सिलेबस जो है ना वो इंग्लिश और जो प्रोफेशनल सिर्फ 2 ही उस पे बेस पे फोकस होता है मेनली जो है। तो प्रोफेशनल में उन्होंने दिया होता है कि 80% का या 80 मार्क्स के जो परसेंटेज में 80% का ये पोर्शन आना है जिसका सिलेबस दिया जाता है। और जो इंग्लिश है उसमें तो मेनली उन्होंने एक ही सिलेबस मोस्टली दिया होता है। तो जिसके लिए आपने जो चैनल बताया था वो इसके लिए आप रिकमेंड करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा सर आप मुझे बता दीजिएगा कि इसके लिए क्या जो पाक एमसीक्यूज वगैरह हैं उनमें बंदा कोई एस्पिरेंट कोई स्टूडेंट वहाँ से एमसीक्यूज वगैरह की भी तैयारी करें तो बेहतर है, या उसके लिए आप कोई और पाक एमसीक्यूज और जो प्लेनेट एमसीक्यूज ये 2 चीज़ें बताएं, उसमें सारे पोर्शंस गिवन हैं। अच्छा, उसमें इंग्लिश भी गिवन है, उसमें कंप्यूटर भी है, उसमें इस्लामियात के भी क्वेश्चंस हैं। तो वहाँ से आप इन सारे पोर्शंस को टच कर सकते हैं। लेकिन जो है बहुत ज़्यादा लोग प्लेनेट एमसीक्यूज और पाक एमसीक्यूज को फॉलो करते हैं, तो इसके लिए मैं जो है मैथ्स और कंप्यूटर और जो इंग्लिश का पोर्शन उसके लिए अलग मैंने रिसोर्स इसी वजह से दिए, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आते हैं तो फिर सारों ने प्लेनेट एमसीक्यूज से तैयारी की है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं फिर मार्क्स जो है वो बराबर है, किसी के 60 है तो किसी के 61, किसी के 62। अगर डिफरेंस क्रिएट करना है 85 से ऊपर लेना है अपने आप को यूनिक बनाना है, तो मतलब यूनिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो है जैसे कि हम लोगों ने जब टेस्ट दिया तो टोटल सीटें 15 सीटें थी और जो टेस्ट देने के लिए कैंडिडेट्स थे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो 12,000 तक थे। 12,000? यस, 12,000। तो अगर आपने जो है मेरिट पे आना है तो उसके लिए आपको मुख्तलिफ रिसोर्सेज को कंसल्ट करना पड़ेगा। और अपना मैं जो रिकमेंड बार मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपना नोट्स बनाएं और इन जो मैंने वेबसाइट्स बताए उनको फॉलो करिए। वेबसाइट कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप इनको कंसाइजली पढ़ सकते हैं और इस तरह आप जो है वो टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको मदद मिल सकती है। एग्जैक्टली। अच्छा मुनव्वर भाई, मोस्टली ये भी होता है कि जैसे ये तो आपको पता है ना, आप उनमें सारे जानते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट है उसको जब रोल नंबर आता है तो तैयारी शुरू करते हैं। हाँ। इस तरह यहाँ पे तो
इनका भी यही सिस्टम है कि जब उन्होंने रोल नंबर या आपका शेड्यूल जब अपलोड करना है तो फिर हम शुरू करने लगते हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे बंदा कोई उतने में नेट ना हो, नेट ढूंढे, ऐसा तो आप इसके बारे में थोड़ी सी काइंडली गाइड कर दीजिएगा। ये कहाँ से तैयारी करें और कैसे तैयारी करें, यानी उसको एक और इसी पे ऐड कर लेता हूँ एक क्वेश्चन कि ये भी है ना कि हम मतलब अभी ये तैयारी की है जल्दी में, अच्छा यार बस मेरे अभी उसका इंतजार करना है, और तैयारी छोड़ के उसका इंतजार करने को तो आपको पता है सालों भी लग जाते हैं, महीनों तो काफी देर लग जाते हैं उसके रिजल्ट आने में, उसका क्या स्टेटस हो गया उसके बारे में। अच्छा, तो उसके किस तरह कंसिस्टेंटली किस तरह जाना है, ये भी काइंडली ऑडियंस को जरा गाइड कर दीजिएगा। जहाँ तक पहला आपने क्वेश्चन ये किया है कि कब तैयारी शुरू करें, तो वाकई में अक्सर लोग क्या करते हैं कि रोल नंबर स्लिप अपलोड हो जाती है, उसके बाद जो सिर्फ 2 वीक्स का टाइम मिलता है और फिर टेस्ट कंडक्ट हो जाता है। तो 2 वीक्स के अंदर अंदर जो है वो 12,000 बंदों में से आपने पहले 15 में आना है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके लिए आपको कोई 3 से 4 मंथ, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मंथ अगर आप फोकस करते हैं इन वेबसाइट्स के ऊपर, इन रिसोर्सेज के ऊपर, और रोज़ाना टाइम देते हैं। मैं खुद पर्सनली आपको एक बात बताऊं कि मैंने भी असिस्टेंट के जो टेस्ट था उसके लिए मैंने 2 से 3 महीने तैयारी की है, लेकिन जो तैयारी की थी वो मैंने जो पर डे है वो 8 से 9 आवर्स जो है मैंने उसके लिए तैयारी के लिए दिए थे। तो उसमें मैं क्या करता था कि जो मुख्तलिफ मसलन इंग्लिश का पोर्शन है, मैथ्स का पोर्शन, उसको मैं जो 9 घंटे मेरे पास होता था उसको मैं डिवाइड करता था, क्योंकि जो पेपर होता है 100 नंबर का होता है, उसमें मुख्तलिफ पोर्शन होते हैं, हर पोर्शन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये 8 से 10 घंटे एक दिन में इस प्रिपरेशन को दे दें, और 2 से 3 महीने एक टेस्ट को टारगेट बनाकर आप उसकी तैयारी करें। और पर डे आपने जो आपके पास टाइम है, अगर 10 घंटे है, 12 घंटे है, तो आप इसको डिवाइड करें, मुख्तलिफ जो पोर्शन है उसमें डिवाइड करें, हर किसी का अलग नोट बनाएं और हर किसी को बराबरी टाइम दें, क्योंकि नंबर्स बराबर होते हैं। एक टेस्ट को फोकस करके आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है क्वालिफाई करें। जी एग्जैक्टली। तो ऑडियंस को आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि मुनव्वर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि इनका फाइनल ये बताना है कि मिसाल आपने एक टेस्ट की तैयारी की, तो आप टेस्ट दें, आप उसको भूल जाओ, छोड़ दें, बस वो आपका आ ही जाना है, रिजल्ट आपका आ ही जाना है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको जारी रखना है। ये असल में जो मेन टेक्निकल इनका जो बताना ये था कि आप इसको नोट करें। अच्छा, एक और बात है मुनव्वर भाई, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर उसके अंदर अपने आप को मोटिवेट करने की स्किल है तो वो उसी को आगे भी लेके जा सकते हैं ना किसी। इस बारे में भी थोड़ी सी आप हर टॉपिक बिल्कुल जो है, मैं खुद 1 से 1.5 साल जो है वो इस प्रिपरेशन में लगाई, और उस टाइम पे मैं यही सोचता था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, टेस्ट क्लियर हो रहे हैं, लेकिन आखिर में रिकमेंडेशन नहीं हो रही। मेरे साथ ये बहुत हुआ है। मैंने BS 18 का एक टेस्ट जो है वो क्लियर किया है, इंटरव्यू भी क्लियर किया, मेरिट पे नहीं आया। इसके बाद BS 17 के मैंने 2 टेस्ट जो है वो, चूंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो फिर मैंने असिस्टेंट मैनेजर की पोस्टें थी, यहाँ एटॉमिक में थी, अच्छी जो है इंस्टीट्यूशन है वो, वहाँ पे मैंने 2 दफ़ा टेस्ट क्लियर करके इंटरव्यू भी दिया है। तो उस इंटरव्यू के बाद जो है मेरे रिकमेंडेशन नहीं हुए। इसके अलावा OGDCL है, वो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी जो है, उसमें मैंने टेस्ट पास किया, फिर लेकिन उसमें भी रिकमेंडेशन नहीं हुए। BS 14 की सीटें आई थी, मैंने टेस्ट पास किया और 77 मेरे मार्क्स थे, लेकिन जो है मेरे पास BEd ना होने की वजह से मैं उसमें भी रिकमेंड नहीं हुआ। तो कहने का मतलब मैंने भी बहुत सफ़र किया है। नाउम्मीद बंदे को नहीं होना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फल उसका ज़रूर मिलता है। अल्लाह ताला ऊपर देख रहा है, वो इंसाफ करने वाला है, तो वो आपके साथ ज़रूर इंसाफ करेगा। तो फिर मैं रिकमेंड यही करूँगा कि हमेशा मोटिवेटेड रहना है, और जो है वो जितनी आप मेहनत करेंगे उसका फल ज़रूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया। अभी मुनव्वर भाई, मेन हमारा एक टॉपिक है, वो ये है कि आपसे क्या क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप प्लीज ऑडियंस के साथ ये भी शेयर करें तो काइंडली। ये जो क्वेश्चन है वो मैं भी पहले जब ड्यूरिंग प्रिपरेशन है, जब मैंने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया और इंटरव्यू मैंने देना था, तो मैं भी मुख्तलिफ लोगों से मिल के यही क्वेश्चन करता था कि आपको एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन किए। तो वो मुझे क्वेश्चंस नहीं बताते थे, वो फिर यही कहते थे आपने करंट अफेयर्स तैयार करना है, पाकिस्तान एज अ होल वो मुझे टॉपिक बताते हैं। तो इस वजह से इसके जवाब जो है मैंने सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट करके लाया हूँ। तो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन वो बताऊँगा। जो सबसे पहले जो है, मैं रूम में इंटर हुआ, उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली मेरा हार्ट टूटा हुआ था कोई एक्सीडेंट की वजह से। तो मैंने प्लास्टर भी लगाए हुए थे। लोग कुछ समझते हैं कि यार जो है वो मेरी लुकिंग ठीक नहीं है या मुझे कोई और प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस का लेवल है। ऐसा नहीं है। अगर आप टेस्ट में इंटरव्यू में बैठते हैं तो फिर वहाँ पे जाके अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखना होता है। मेरा खुद हाथ टूटा हुआ था। अगर मेरे लिए एक चीज़ थी कि अगर मैं इस टूटे हाथ के साथ किसी इंटरव्यू में जा रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो सकता था, लेकिन मैं होने नहीं दिया। वो अल्लाह का शुक्र है। तो कॉन्फिडेंस मेरा ठीक था। और जो क्वेश्चन उन्होंने
पहला जो मेरा मुझसे उसने क्वेश्चन किया वो भी इसी से रिलेटेड था। उसने पहला क्वेश्चन मेरा यही किया कि जी आपके बाजू जो है वो टूट गई है, तो फिर ये जो बाजू है उसका बायोलॉजिकल नाम क्या है। तो फॉर्चुनेटली ये था इनिशिएट ही यहाँ से किया। यस, कोई इंट्रोडक्शन नहीं कुछ। मैं पहले भी इसके इंट्रोडक्शन की प्रिपरेशन कर रहा था कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करूँगा, क्योंकि सारे यही कहते थे कि जो इंट्रोडक्शन है वो एक इफेक्ट डालते हैं। तो फिर मेरे केस में और मेरे जो दोस्त 2-4 जिनको मैं जानता हूँ, जिनके जो कि मेरे साथ रिकमेंडेड होकर यहाँ सेक्रेटरीट में काम कर रहे हैं, उनसे भी किसी से उन्होंने इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि उनके पास बायोडाटा फॉर्म होता है, उनके पास सब कुछ होता है। तो मुझसे तो डायरेक्ट उसने यही पूछा कि आपके हाथ को क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है, आप मुझे ज़रा बताएं। तो पहले तो वो जनरली बात हो रही थी। तो सबसे पहले उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो यही था कि जो मेरी जो बाजू की हड्डी थी उसका जो है बायोलॉजिकल नाम उसने मुझे पूछा। तो वो फॉर्चुनेटली मैंने जो अपना मेडिकल रिपोर्ट था उसके ऊपर मैं देखा हुआ था, रेडियस कहते हैं इस हड्डी को जो मेरी टूटी थी। जी। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था कि उसने मुझे पूछा और वो क्वेश्चन का उससे मैंने आंसर किया। तो उन्होंने एक साइकी मुझे जो एफपीएससी की समझ लगी वो ये कि एक क्वेश्चन का अगर आप आंसर सही दे तो उसी क्वेश्चन से रिलेट वो आगे चले जाते हैं, वो डेप्थ में जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और वो किसी तरह आपको क्वेश्चन का आंसर ना आए, वो ये चाहते हैं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको चेक करें कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तब तो सारों का कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं आते तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मुझसे ये था कि जो इंसान जैसे कि हड्डी से बात चली तो उन्होंने यही पूछा कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितनी हड्डियां हैं, तो मैंने उसका सही जवाब दिया 2 से 6। तो नेक्स्ट उसका क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, क्योंकि उसमें 300 हड्डियां होती हैं। आंसर मैंने कर दिया, 300 हड्डियां होती हैं। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर 300 हड्डियां होती हैं तो फिर बंदा बड़ा हो जाता है, 2 से 6 रह जाती हैं, ये जो 94 हड्डियां हैं जो बोन से वो कहाँ जाती हैं। तो फॉर इंफॉर्मेशन वो आंसर मेरा सही था उस टाइम पे भी। तो ये मर्ज हो जाती हैं, जो छोटी हड्डियां होती हैं वो मर्ज होकर जो है जब बंदा बड़ा होता है तो मर्ज हो जाती हैं, तो ये मर्ज हो जाती है। ये मेरा उन्होंने पहला क्वेश्चन था। फिर जो दूसरा क्वेश्चन था वो जीबी ऑर्डर से रिलेटेड था, क्योंकि ये जीबी सेक्रेटरीट से मेरी पोस्ट जो है वो जीबी सेक्रेटरीट में है। तो फिर जो दूसरा क्वेश्चन उसने किया वो जीबी किस ऑर्डर के तहत चल रहा है, तो मैंने उस ऑर्डर का नाम दिया जो 2009। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसने ये कहा ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर का नाम आप सही से अपने पास देख लें, और उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन डेट उसने दूसरा में उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन उसने यही किया कि जो इम्प्लीमेंटेशन डेट थी वो क्या थी, ये पूछा। फिर उसने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है जीबी का जिसमें कंट्रोवर्सी चल रही होती है, कुछ कहता है इस तरह कुछ किस तरह, तो उसके ऊपर उसने मेरे ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए उसने मुझे बोला। ये उसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये दूसरे क्वेश्चन से। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें उसने जीबी की असेंबली के बारे में पूछा कि जीबी असेंबली में सीट्स टोटल कितनी हैं, तो मैंने सिंपल से बता दिया 33 सीट्स हैं। तो इसी से रिलेटेड फिर उसने पूछा कि टेक्नोक्रेट की सीट कितनी है, वुमेन कोटा की कितनी है, जनरल इलेक्टिव्स कितने आते हैं, तो ये क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा जीबी गवर्नर जो है उसका जो है काम क्या होता है। ये शॉकिंग क्वेश्चन है, अगर आप इसको स्टडी करके जाएं जीबी वो सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्शंस एक पीडीएफ मिलती है, उसमें ये चीज़ें लिखी होती हैं सेक्रेटरीट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन, तो उसको भी कंसल्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन ऑफिसर की, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके 30s के बारे में लिखा हुआ है। तो मैं ये चीज़ भी रिकमेंड करूंगा एस्पायरेंट्स को कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू जाने से पहले आपने सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर एक दफ़ा पढ़ लेना, स्पेशली सर हमारे जीबी का, क्योंकि तो बिल्कुल जीबी वो है ना। फिर उसने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसने ये पूछा कि जीबी की जर्नल इश्यूज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, पावर इश्यूज़ जो है, एजुकेशनल इश्यूज़ है, हेल्थ के इश्यूज़ है, तो उसने मुझे क्वेश्चन में ये पूछा कि जर्नल इश्यूज़ क्या है जीबी के, और साथ ही उसने रेमेडीज़ का भी पूछा कि आप क्या चीज़ इसको रिकमेंड करते हैं कि हम इस इश्यूज़ को ओवरकम कर सकें, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था। फिर जो है जीबी काउंसिल के बारे में उसका क्वेश्चन नेक्स्ट था कि जीबी काउंसिल का जो उसके कितने मेंबर्स होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये था जीबी के मेंबर्स कितने होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसने किया कि जो जीबी काउंसिल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसने किया कि उसके में जो मेंबर्स होते हैं उसकी नॉमिनेशन कौन करता है, क्योंकि इसमें जो है वो 2 नॉमिनेशन, एक जीबी की तरफ से 7-8 बंदे होते हैं और 6-7 बंदे जो है वो फेडरल की तरफ से होती हैं। और फेडरल जो जीबी काउंसिल का प्रेसिडेंट है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, तो फिर वो जो है बंदे नॉमिनेट करता है, और कुछ जो वज़ीर आला और जो हमारा गवर्नर है वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। तो इसके बारे में जो है
वो आपने डिटेल से पढ़ के जाना है जीबी काउंसिल्स के बारे में, और उसका चेयरमैन कौन होता है ये भी क्वेश्चन उसने किया था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के ऊपर आते हैं जी। करंट अफेयर्स में क्योंकि उस टाइम पे नवंबर में हमारा इंटरव्यू हुआ 23 या 24 नवंबर 2022, उस टाइम पे जो है वर्ल्ड कप फुटबॉल चल रहा था। तो उसने फुटबॉल से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे कि वर्ल्ड कप फुटबॉल किस मुल्क में हो रहा है। मैंने जब उसका आंसर सही दिया तो फिर उसने मुझे पूछा कि एक जो है वो अपसेट हुई है क्योंकि उस टाइम पे सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को आई थिंक हराया था, तो उसने ये पूछा। मैंने उसको बता दिया। वो कहते हैं अच्छा तो फिर उन्होंने हराया है, कोई 7-8 गोल किए हैं शायद उन्होंने, मजाक में उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा नहीं सर, उन्होंने 2-0 से वो हराए। तो ये भी उसका क्वेश्चन था कि वो मुझे कंफ्यूज करना चाह रहे थे, एवरी स्टेप पे वो मुझे कंफ्यूज करना चाह रहे थे। और जब ये फुटबॉल का क्वेश्चन आया तो मेरे तकरीबन 8 से 12 क्वेश्चन हो चुके थे और अभी तक मैंने कोई रॉन्ग आंसर नहीं किया था। तो जो APSC का पैनल है वो मिडिल में जो बंदा होता है, आई थिंक वो APSC चेयरमैन है, उसने मुझे ये बोला कि इसका मतलब ये है कि मुनव्वर आप फुली प्रिपेयर्ड हो गए हो। अच्छा, मुझे उसने मुझे ये बोला। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और भी अप हो गया, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो अप्रिशिएट कर रहे थे। और फिर जो उसी टाइम पे जब हमारे इंटरव्यूज चल रहे थे तो इस चीज़ को टाइम पीरियड को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो उसने जो मुझसे फुटबॉल से रिलेटेड पूछा है, उसने कोप, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वो कोप 27 से रिलेटेड पूछा है, वो उस टाइम पे चल रहे थे। अभी जो है क्या चीज़ें चल रही हैं वो इन चीज़ों को जो है वो प्रिपेयर करे फुली, क्योंकि क्वेश्चंस तो इस तरह चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन शेयर करने का मतलब ये है कि उस टाइम पे ये चल रहे थे, उन्होंने करंट अफेयर्स में ये पूछ लिया। अभी जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो रिसेंट इंसिडेंट्स है, उसके बारे में इंटरव्यू के टाइम पे जो भी हो रहे हैं एग्जैक्टली उसके बारे में तैयारी करें। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि व्हाट डज कोप 27 स्टैंड्स फॉर। ये जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस होती है। तो मुझसे उसने ये नहीं पूछा कि ये कोप 27 क्या होता है, उसने मुझसे पूछा व्हाट डज कोप 27 स्टैंड्स फॉर, क्योंकि बंदा कोप का स्टैंड फॉर कौन पढ़ता रहेगा, ये वो नहीं पढ़ता। अक्सर हम यही कहते हैं कि क्लाइमेट से रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस है वगैरह। तो जो क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट डज कोप 27 स्टैंड्स फॉर। जब मैंने उसको बोला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आगे जो 27 लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है, वो मुझे कंफ्यूज करना चाह रहे हैं हर क्वेश्चन। फिर मैंने उसको यही बताया कि 1995 में ये स्टार्ट हुआ था, अभी 2022 है तो फिर ये 27 बन गई है, बस 23वां कॉन्फ्रेंस चल रहा है वगैरह। तो ये क्वेश्चन उसने मुझसे किया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कोप 27 के जो मेन एजेंडा है वो 6 पॉइंट्स है, वो बंदा जाके पढ़ सकता है, वो उसको पढ़ें, वो 6 पॉइंट्स क्या है वो डिटेल से बताएं। उसने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्लाइमेट चेंज का मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का, ये उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने मुझसे पूछी कि आप एज एन असिस्टेंट जिसके लिए मैंने अप्लाई किया, मैंने असिस्टेंट BS16 GB सेक्रेटरीट, तो उसका काम क्या होता है। तो जैसे मैंने अभी पहले आपको रेफरेंस दिया था, वो सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्शंस है, वो एक PDF मिलती है, आप गूगल से उसको डाउनलोड कर सकते। उसमें असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है। मुझसे असिस्टेंट की पूछी है, तो फिर चूंकि मैंने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था, अगर कोई बंदा सेक्शन ऑफिसर के लिए कर रहा है तो उसकी तैयारी यस, तो यस कैडर की जो है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर उसने एक क्वेश्चन मुझसे किया, जो इसका क्वेश्चन में जिसका आंसर मैं नहीं कर सका। वो क्वेश्चन ये था कि एस्टेब्लिशमेंट जो कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें इंटरफेयर करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, वो वर्ड क्या है। तो मैं उस टाइम पे आंसर नहीं कर सका। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी करते हैं। तो उसको जब मैंने आंसर नहीं किया तो उस टाइम पे मैंने ये नहीं कहा कि शायद ये है, ये बिल्कुल हुआ, शायद का वर्ड यूज नहीं करना, मेरे ख्याल से का वर्ड यूज नहीं करना। यस, दीस आर वेरी ऑकवर्ड वर्ड्स, सो यू मस्ट अवॉइड दीस वर्ड्स। तो मैं जो चीज़ रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि कोई इंसान जो है वो, जाहिर सी बात, हर बंदा आइंस्टाइन नहीं होता, ठीक है, एक्सक्यूज करे, सॉरी सर, मैंने भी इसी क्वेश्चन पे ये किया, सॉरी सर मुझे नहीं आता। तो ये एक सॉरी का जो वर्ड है ना, जिसमें आपको आंसर नहीं आता, वहाँ आपने, मैं चीज़ जो रिकमेंड करूँगा ये है कि आपने डायरेक्ट सॉरी करना है, ना कि आपने अंदाजे लगाने अपने। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि कंप्यूटर से रिलेटेड टेस्ट में भी आए थे, तो अभी भी इंटरव्यू में भी उसने मुझसे ये पूछा कि जो एक्सेल है उसमें टेबल इंसर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट यूज़ होता है। तो मुझसे टेबल के बारे में पूछा था कि आप लोगों से कोई कॉपी पेस्ट वगैरह इनके बारे में शॉर्टकट पूछा है। तो शॉर्टकट्स जो कंप्यूटर के, वो टेस्ट से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंटरव्यू में भी उसने ये इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो डिफरेंस बिटवीन IT एंड ICT। चूँकि मैं ICT बैकग्राउंड से, मैंने इंजीनियरिंग की है, हवावे में मैं जॉब कर रहा था, तो इस वजह से शायद इसने ये क्वेश्चन किया, या जो भी उसका मोटिव था। लेकिन उसने मुझे जो नेक्स्ट क्वेश्चन IT और ICT के डिफरेंस के बारे में किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड उन्होंने शुरू किए।
कि कायद-ए-आज़म के सिबलिंग्स कितने हैं, तो कायद-ए-आज़म के भाई कितने, बहनें कितनी हैं। फिर मैंने जब उसका आंसर सही किया कि कितने हैं, तो उसने नाम पूछे थे, तो 2-3 मैंने नाम बताए, एक का नाम करेक्टली सही बताया था, लेकिन उसने ये बोला कि ये जो आप नाम बता रहे हो वो गलत है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन होता है कि आप आंसर सही बता रहे हो, वो कहते हैं नहीं ये गलत है। चेक करते हैं आप। हाँ, मुझे जो है इसके भाई का नाम आता था, मैंने वो नाम सही बताया, उसने मुझे आगे से बोला इंटरव्यूअर ने कि ये जो नाम है वो गलत है। तो मैंने उसको आगे आंसर क्या किया, मैंने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू जो मेरी नॉलेज है, जो कि मैंने पढ़ा है, और मैंने कहाँ से पढ़ा है, गूगल से, मैंने उसको रेफरेंस दे दिया कि मैंने वहाँ से पढ़ा है और मैंने ये चीज़ पढ़ी है। तो मैंने उसको आगे आर्ग्यू नहीं किया कि नहीं मैं सही हूँ आप गलत है। मैं अगर कह रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ा है तो फिर मैं उसको रेफरेंस भी दूंगा ऐसे, तो मैंने अपना वो रेफरेंस भी उसको दिया। फिर उसके बाद जो है वो उसने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि अल्लामा इकबाल का आप मुझे एक शेर सुनाएं, उसमें खुदी और उम्मीद, क्योंकि आप भी शायरी से लगाव रखते हैं मैं जानता हूँ, सारे जो उसके अक्सर जो 70-80% है वो उम्मीद और खुदी के बारे में उसने अशार कहे हैं। तो उसने मुझे ये कहा कि आप ऐसा शेर एक सुनाएं जिसमें खुदी और उम्मीद का कंसेप्ट ना हो। तो फिर मैंने वो जवाब शिकवा से उसको एक शेर सुनाया, 4 मिसरों का एक बंद है, वो बंद मैंने उसको सुनाया। तो उसमें अरबी के कुछ वर्ड्स यूज हो रहे थे, कहारियो, गफ्फारियो, कुद्दूसियो, जबरूत, ये 4 जो है वर्ड्स यूज हो रहे थे। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप इस 4 वर्ड की मीनिंग बताएं और इस शेर की तशरीह करें, जो कि उसी क्वेश्चन से रिलेट मुझसे उसने क्वेश्चन किए। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 21st सेंचुरी का एक नामवर शायर है जो है सियालकोट में पैदा हुआ, उस शायर का नाम बताएं। तो फिर उस शायर का मैंने नाम बताया, तो फिर उस शायर का एक शेर जो है वो फिर मुझसे पूछा और फिर मैंने वो शेर भी उसको सुनाया। ये उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था। फिर इस्लामियात की तरफ, चूंकि इस्लामियात का जो पोर्शन है वो टेस्ट में भी था, इंटरव्यू में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि खालिद बिन वलीद का क्या लक़ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैंने वो सही बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा ये लक़ब किस जंग में दिया। फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन किया ये लक़ब किसने दिया, ऐसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। तो ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये था कि फ़तह मक्का के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सूरत की तिलावत कर रहे थे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। फिर उसने एक तुक्के वाला क्वेश्चन किया, वो ये था कि फ़तह मक्का के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल कर आ रहे थे, तो आपके पीछे एक सहाबी चल कर आ रहे थे, उन सहाबी का नाम क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि वो तुक्के वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप उसमें कोई तुक्का लगाने नहीं बैठ जाना कि हज़रत अली थे या हज़रत उमर थे, इस तरह आपने उसको, जब अगर आपको आंसर नहीं पता है तो फिर पहले भी मैंने आपको बताया कि वो डायरेक्टली आपने क्या करना है, सॉरी कहना है। नेक्स्ट जो उसका क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कराकरम एंड दियोसाई। कराकरम का भी उसने पूछा मीनिंग, दियोसाई का भी पूछा। तो ये जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, हम ये सोचते हैं कि कराकरम है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, हालांकि उसने ये नहीं पूछा। उसने पूछा कि व्हाट डज कराकरम मीन, तो दैट मीन्स डेंजरस स्टोन। अगर फिर वो आगे से कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है उससे ये पूछा तो उसने ये जवाब दिया डेंजरस स्टोन, आगे से उसने कहा कि नहीं ये तो नहीं है, वही आर्गूमेंट वाले। फिर उसने भी वही पॉलिसी को अप्लाई किया कि उसने जहाँ से पढ़ा था उसको रेफरेंस दिया। तो ये एक बेस्ट पॉलिसी है एक इंटरव्यू। तो ये बार बार आप लोग एक चीज़ को नोट करें कि मुनव्वर भाई देखो बार बार ये आपको बता रहे हैं कि अगर आपने एक चीज़ बताया तो आपने एक तो इस पे पक्का रहना है, मतलब कमिटेड रहना है, और कमिटेड इससे रहना है कि आपने एग्जैक्ट जो आपने रेफरेंस है वो देना है। मतलब यही है ना मुनव्वर भाई कि आपकी जो दो चीजें तो कम से कम नहीं घुमाना फिराना। यस, बिल्कुल घुमाना फिराना नहीं है। क्यों, अगर आंसर ही तब करना है जब आपको एग्जैक्टली पता हो, 100% उसका आंसर आता हो, तब आपने आंसर करना है। अगर नहीं आता है तो आप डायरेक्टली सॉरी कर सकते। वो जब एक दफा आपने आंसर कर दिया, वो आपको बोल रहे हैं कि ये गलत है, तो फिर आप अपना रेफरेंस दे दें, क्योंकि मुख्तलिफ बुक्स होती हैं, कभी कभार इंफॉर्मेशन ऊपर हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। तो आपने ऐसे आपने बुक जो पढ़ी है या कोई अखबार है उसका रेफरेंस आपने दे देना कि मैंने यहाँ से पढ़ा। और ये आप तैयारी भी सही तरह करनी, ये नहीं कि आप जितने भी क्वेश्चन पूछें सारा सॉरी करके आ जाएं, ऐसा भी अक्सर मैं जानता हूँ ऐसे दोस्तों को भी जो कि मुझसे काबिल थे, टैलेंटेड थे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ये जो क्वेश्चन हमें आसान लगते हैं लेकिन एट द स्पॉट आंसर नहीं आ रहे होते। मेरे एक दोस्त से पूछा, वो न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, वो वहाँ पे जाके भूल गया न्यूटन थर्ड लॉ। तो कहने का मतलब ये है कि एट द स्पॉट आपने आंसर करना है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका रखना है, कोई आपको नहीं आता आपने सॉरी करना है। ये 3-4 पॉलिसीज है जिसको आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह इंटरव्यू जो है वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ताशकंद एग्रीमेंट के बारे में जो 1966 में हुए थे। पहले उसने ये पूछा कि व्हाट इज ताशकंद एग्रीमेंट। नेक्स्ट उसका क्वेश्चन था कि ताशकंद एग्रीमेंट जब कर रहे थे तो पाकिस्तान के साथ कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था।
फिर जो है मेरा लास्ट क्वेश्चन, जो कि बाकी जो बंदे थे, हम 40-45 बंदे थे, उन सब से भी ये क्वेश्चन किया है। वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें ये था कि मुझे उन्होंने बताया कि आप समझ लें कि आप सेक्शन ऑफिसर्स बन गए हैं। अभी आपने एक जो है वो लेटर लिखना है चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान के नाम। क्योंकि उनको पता था कि मैं हवाओं में काम कर रहा हूँ, 3G 4G 5G के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसने मुझे यही टॉपिक दिया है कि 4G 5G लगाना है गिलगित बल्तिस्तान में। तो आपने उसके फ़ायदे बताने हैं और चीफ सेक्रेटरी को उस लेटर के ज़रिए कन्विंस करना है कि 4G या 5G गिलगित में या बल्तिस्तान में जहाँ पे भी वो है वहाँ पे लगाना है। तो उसके मैंने फ़ायदे उसको बताने थे। ये जो क्वेश्चन है वो बाकी बंदों से भी किया और बाकी हर किसी को उसका बैकग्राउंड देख के क्वेश्चन चेंज किया। अगर किसी का सोशल साइंस का बैकग्राउंड था तो उसको ये बोला कि सोशल से रिलेटेड कोई टॉपिक उठा के ये कहा कि आप सेक्शन ऑफिसर बन गए, अभी आपने चीफ सेक्रेटरी को ये लेटर लिखना है इस इशू के रिलेटेड। तो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, टेलीकॉम इंजीनियरिंग से तो रिलेटेड, तो उसने यही पूछा कि क्वेश्चन आपने लिखना है लेटर, और उस लेटर में आपने सब्जेक्ट क्या लिखना है, बॉडी में आप क्या लिखेंगे, एंडिंग पे क्या लिखेंगे, डिटेल में बताना है। 2 मिनट सोचना है आपके उसको इसने। और बाकी जो इंटरव्यू था वो सारा उर्दू में हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन वो इंग्लिश में, उन्होंने क्वेश्चन भी इंग्लिश में किया और जवाब भी वो इंग्लिश में चाह रहे थे, और 2 मिनट सोचने के लिए उसने टाइम दिया। तो ये जब 2 मिनट सोचने के लिए टाइम देता है तो आपने क्या करना है, 2 मिनट वाकई में सोचना है। ये नहीं कि आप बस उस टॉपिक, आपको 2 मिनट दिया, आपने 2-4 सेकंड बाद बोलना शुरू कर दिया, ये इम्पैक्ट भी सही नहीं जाता। वो पूछेगा, यस, हाजिर दिमागी भी मेरे ख्याल से चेक कर रहे होते हैं कि अगर मैंने इसको 2 मिनट दिया है तो वाकई में ये करते हैं या नहीं करते। यस, क्योंकि हम लोग जो है वो एज एन असिस्टेंट आए हो, तो मैं एक सेक्शन ऑफिसर के अंडर काम कर रहा हूँ, वो मुझे कोई इंस्ट्रक्शन दे तो मैं उसको फॉलो करता हूँ या नहीं करता हूँ। ये यहाँ से पता चल जाता है कि आपको 2 मिनट दे रहे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, एकदम से आप बोल पड़ते हैं। उनका मेन मतलब आपको चेक करना है। यस, मतलब जो ना वाकई में वो हमें चेक करते हैं, वो कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, वो हमें कॉन्फिडेंस को डाउन करने की भरपूर कोशिश करते हैं। तीनों जो पैनल के मेंबर्स थे, तीनों की कोशिश यही थी कि अगर मैं एक आंसर सही कर रहा हूँ, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन करे, उसमें नेक्स्ट करे, मैं मुझे फंसाऊं, जब मैं फंस जाऊं तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये वो चेक करना चाह रहे थे। ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन के ऊपर मैंने 2 मिनट सोचने के बाद जो है वो आंसर किया। और जो मैं एक बात आपको बताऊँ लास्ट में, वो ये है कि जो लेटर लिखने का जो ऑफिशियल तरीका होता है वो बाकी जो लेटर्स हम स्कूलों में कॉलेजों में लिखते रहे उनसे थोड़ा डिफरेंट है। तो फिर आपने क्या करना है, गूगल पे जाके एक जो ऑफिशियल लेटर है उसको डाउनलोड करना है, उसमें देखना है सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, उसमें बॉडी कहाँ से शुरू होता है, एज आई एम डायरेक्टेड टू रिफर टू फलान, इस तरह करके जो है शुरू होता है। ये आपने एक दफ़ा वहाँ पे जाके गूगल से डाउनलोड करके इसको देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो भी GB सेक्रेटरीट से रिलेटेड जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें ये सारे लेटर्स ड्राफ्ट करना और लेटर की तरसील वगैरह फाइल बनाना ये आते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन करने का चांस ज़्यादा है, तो इसकी प्रिपरेशन आपने पहले ही करने थे। तो ये एज अ होल मेरे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। बहुत शुक्रिया मुनव्वर भाई। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने बड़ी डिटेल से अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, आप लोगों को सजेशन भी दिया, अच्छा आप लोगों को एक गाइडलाइन किया, डायरेक्शन दिया कि आपने जो है ना इसको कैसे तैयारी करनी है, आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बिल्ड करना है। तो इसको आप ज़रूर माइंड में रख लीजिएगा और इसके साथ भरपूर तैयारी करें। और एक इनकी आप सारी बातों को दोबारा सुने, गौर से सुने, मेन पॉइंट को आप राइट डाउन करें अपने पास, हमेशा इस तरह आप तैयारी करने की कोशिश करें। और इसमें आप बार बार चेक करें कि ये नहीं कि मिसाल अभी आपने सुना, लिखा, साइड पे हो गया, इस तरह नहीं। आप इस तरह की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो कभी कभी आपको सुनने को मिलते हैं, आपको पता है। तो आपने इसको राइट डाउन करें, उसको आप सामने रखें हमेशा। अपने जो नोटिस बोर्ड होगा, आपको कोई भी आपकी प्लानिंग होंगी, इन फ्रंट ऑफ दैट प्लानिंग आप उसको रखें, रख के आप उसके मुताबिक तैयारी करें। सोर्सेज आपको जो भी हो उसको सही तैयारी करें, तो इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्द सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।